So, hello everyone. Let's have discussion of 2017 prelims paper. अभी तक हमने 2013, 14, 15 और 16 इन सारे ईयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं और हमने ये देखा कि कहाँ पर कुछ लॉजिक्स का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं डिस्पाइट नोइंग ऑल डिमेंशंस रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन. ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत इजी भी है और अगर सही तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली विल हैव अ श्योर शॉट पॉसिबिलिटी टू क्रैकिंग 2021 प्रीलिम्स एंड उसके बाद के आने वाले प्रीलिम्स भी. ठीक है, तो एक आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बोलूँगा कि जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते रहेंगे एंड डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी प्लेलिस्ट ईयर वाइज प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, हम लोग उसको डाल देंगे. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो ताकि एक लाइन से सारे ईयर्स के क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाए. ताकि क्योंकि सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है, बीच बीच में और भी सब्जेक्ट्स के चैनल पे लेक्चर्स आते रहते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि प्लेलिस्ट से देखना तो ज़्यादा आसान रहेगा. ठीक है, तो चलिए 2017 का पेपर डिस्कस करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है कि which of the following statements is correct regarding Smart India Hackathon 2017. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये दिया है कि इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ आवर कंट्री इनटू अ स्मार्ट सिटी इन अ डिकेड. कि इस देश के हर शहर को 10 सालों के अंदर स्मार्ट सिटी बना देना. तो अब देखिए, मैंने कहा था ना कि यहां पे अब देखिए इसमें क्या लगेगा. इसमें सिंपल तरीका है कि भाई देखो, किसी भी चीज को मैंने बताया था कि बहुत ही असर्टिव स्टेटमेंट है कि सारे शहर को, एवरी, ऑल द, ड्रास्टिकली, मोस्ट ऑफ द, ठीक है, ऑल ऑफ द, ऐसे टाइप के अगर स्टेटमेंट में होता है या ओनली होता है, इस तरीके के असर्टिव स्टेटमेंट्स होते हैं, असर्टिव वर्ड्स का अगर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी स्टेटमेंट में तो वो अमूमन गलत होते हैं. तो पहला हो गया गलत. अब ये देखिए, स्मार्ट इंडिया हैकाथन है तो इसमें दो टेक्निक लगेगी. पहला कि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर, पॉजिटिव जो भी एस्पेक्ट्स होंगे, जो भी स्टेटमेंट्स होंगे इस स्कीम के बारे में, इस इनिशिएटिव के बारे में, वो सारे सही होंगे. पहला ट्रिक ये लगेगा. दूसरा ट्रिक ये लगेगा कि भाई हमें स्टेटमेंट देखना है, स्टेटमेंट की लैंग्वेज को समझना है. तो स्टेटमेंट की अगर हम लैंग्वेज समझेंगे तो ये हो गया भाई गलत. ठीक है, फिर सेकंड है, इट इज एन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशंस फॉर सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर कंट्री. अपने देश की समस्याओं का निवारण करने के लिए इस स्कीम को, इस इनिशिएटिव को लाया गया. तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, सरकार के इनिशिएटिव पॉजिटिव यानी कि सही. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया हमारा सही, सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया. थर्ड वाला, it is a program aimed at making all the financial transaction in our country completely digital in a decade. 10 सालों में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देश में होते हैं उसको कंप्लीटली डिजिटाइज कर देना. तो ये भी बात यहां पर दावे के साथ कही जा रही है, तो ये हो गया गलत. तो दो स्टेटमेंट जो है, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, सो बी विल बी आवर राइट आंसर. सिंपल है, आसान है. आई थिंक अब जितनी चीजें मैंने बताई, कुछ चीजें समझ में आने लगी होंगी, पल्ले पढ़ रही होंगी. ठीक है, पल्ले पढ़ना शुरू हो गया होगा. ठीक है, सो फार सो गुड. आगे बढ़ते हैं. चलो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग MPC. तो फर्स्ट स्टेटमेंट, it decides the RBI's benchmark interest rate. Second, it is a 12-member body including the governor of RBI and is reconstituted every year. Third, it functions under the chairmanship of Union Finance Minister. तो मैंने एक चीज बताई थी, इसमें देखो क्या लगेगा. मैंने एक चीज बताई थी कि अगर काउंसिल वर्ड है तो उसका जो हेड होगा वो कोई पॉलिटिकल मिनिस्टर होगा. ठीक है, और अगर कमिटी वर्ड है
कमिटी वर्ड है तो इसका जो चेयरमैन होगा वो अमूमन कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट होगा। ब्यूरोक्रेट मतलब इट्स खैर वो अलग डेफिनेशन बात चली जाएगी। ब्यूरोक्रेट मतलब क्या होता है, कमिटी मतलब ब्यूरोक्रेट या सम काइंड ऑफ सिविल सर्वेंट या सम काइंड ऑफ एक्सपर्ट, सम ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल, नॉट गवर्नमेंट मिनिस्टर। ठीक है, तो अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है तो इसका जो चेयरमैन होगा वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट चला जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट चला गया तो सी और डी चले गए। अब बचा 1 और 1 2। अब थोड़ा सा पढ़ा होगा तो ये पता होगा कि भाई ये 12 मेंबर बॉडी नहीं है। अब देख लो बहुत ही एग्जैजरेटेड नंबर है कि 12 मेंबर्स उस कमिटी में होंगे, तो ये हो गया सेकंड हट जाएगा। तो ए विल बी आवर राइट आंसर। बिना बहुत कुछ जाने हुए कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट अगर ये कमिटी काउंसिल वाला अगर फंडा अगर अपनाएंगे तो एटलीस्ट हम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाएंगे। 50-50 चांस तो होगा कम से कम इस ऑप्शन को सही करने का। ठीक है, 50-50 चांस तो होगा एटलीस्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। With reference to Manipuri Sankirtan, consider the following statement. मणिपुरी संकीर्तन, तो थोड़ा सा इतिहास आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो पता होगा कि मणिपुरी संकीर्तन ट्रेडिशन बेसिकली चैतन्य महाप्रभु के इन्फ्लुएंस से इस संकीर्तन ट्रेडिशन की शुरुआत हुई। शंकरदेव was the bhakti saint who actually propagated Vaishnavism in northeast of India। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब खैर अगर मान लो इतना नहीं भी पता है तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये है इट इज ए सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा डाइसी है, पता नहीं है कि क्या है। ठीक है, सिंबल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द परफॉर्मेंस। सिंबल्स यानी कि मंजीरा जो बजाते हैं, दैट इज हाथ में लेके दैट मेटल थिंग। ठीक है, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि सिंबल्स ही, मतलब एक बात दावे के साथ कही जा रही है कि भाई एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें इस्तेमाल होता है, ऐसा कभी पॉसिबल है? कोई जरूरी तो है नहीं। ठीक है, शादी में आप देखेंगे शादियों में कितने सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। ठीक है, इवन चाहे कोई भी परफॉर्मेंस हो, चाहे कोई भी भक्ति का हो, और ये जनरली मणिपुरी संकीर्तन जो है भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। तो भक्ति मूवमेंट में ऐसा कोई बहुत रूल्स और ये सारी चीजें नहीं होती थी। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते थे। अब कोई उसी में ढोलक बजा दे, तबला बजा दे, ठीक है, मृदंग बजा दे, पुंग चोलम बजा दे, वीणा बजा दे, तो रोक टोक तो है नहीं। तो ये बात कहना कि भैया सिर्फ और सिर्फ मंजीरे का ही इस्तेमाल होता है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देते हैं, इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा बहुत अगर समझदारी, थोड़ा बहुत भी अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो ये पता होगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में वैष्णविज्म का ज्यादा इन्फ्लुएंस था, न कि शैविज्म का। ठीक है, वैष्णविज्म का ज्यादा इन्फ्लुएंस था। आप देखोगे चाहे मणिपुरी डांस हो, चाहे सतरिया हो, चाहे संकीर्तन ट्रेडिशन हो। ठीक है, ये सारा जो है वैष्णवाइज्म से इंस्पायर्ड है। कृष्ण, राधा और इन सब सारी कहानियों से इंस्पायर्ड है। और इसके पीछे जो श्रेय जाता है वो शंकर देव को जाता है। ही प्रोपेगेटेड वैष्णविज्म इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। शंकराचार्य नहीं, शंकर देव, हाँ, कंफ्यूज मत करना। तो 1 और 3 में से कोई एक हो सकता है। जनरली अगर आप देखोगे एक सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस है तो ये तो लग ही रहा है। क्वेश्चन पढ़ के अगर आप देखोगे तो भाई 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, कुछ लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि कृष्ण के बारे में है या शंकर या किसी और भगवान के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे 50-50 का चांस हो सकता है, लेकिन फिर भी इसका जो सही जवाब होगा 1 और 3 होगा। बी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, in the context of solving pollution problem
व्हाट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ बायो रेमिडिएशन टेक्निक? बायो रेमिडिएशन टेक्निक का क्या इस्तेमाल है पोल्यूशन की समस्या का समाधान करने के लिए? सो इट इज अ टेक्निक फॉर cleaning up pollution by enhancing the same biodegradation process that occur in nature. ठीक है, चलो अभी इसको देखेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं. सेकंड, एनी contaminant with heavy metal such as cadmium and lead can be readily and completely treated by bioremediation using microorganism. Completely treated, तो पॉसिबल नहीं है. हैवी लेड भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैवी लेड को नहीं एब्जॉर्ब करके उसको कुछ उसके रेंडर हार्मलेस नहीं कर सकते. जनरली ऑर्गेनिक जो चीजें होती हैं, ठीक है, उन्हीं चीजों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक कर सकते हैं. हैवी मेटल्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक नहीं कर सकते. और अगर ये भी नहीं पता है तो ये जो स्टेटमेंट की अगर भाषा अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया भैया गलत. तो सेकंड विल बी रॉन्ग. दो ऑप्शन आपके हट गए. ठीक है, दो ऑप्शन हट गए तो 1 और 1 3. अब भैया 1 तो होगा ही होगा, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई. 1 तो है ही, क्योंकि 1 एक ऑप्शन 1 है और एक ऑप्शन 1 और 3 है. अब हमें देखना है तीसरा सही है या नहीं है. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर बायोरेमिडिएशन. तो यहां पे टेक्निक यूज होगी जेनेटिक इंजीनियरिंग की. मैंने बताया था फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी. फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यानी कि अनलिमिटेड पोटेंशियल. अनलिमिटेड पोटेंशियल यानी कि वो कुछ भी कर सकता है. इसका मतलब कि थर्ड स्टेटमेंट विल बी राइट. तो 1 and 3 बोथ विल बी राइट, यानी कि सी इज आवर राइट आंसर. सी इज आवर राइट आंसर. ये आसान है. चलो अगला देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. विथ रेफरेंस टू प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 PBPT एक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अभी देखो कितनी पुरानी स्कीम है, कितना पुराना लॉ है. और जरूरी तो है नहीं कि भाई सब कुछ इतना पुराना लॉ हमने पढ़ा हो. कोई बहुत ही रीसेंट अमेंडमेंट या कुछ तो पूछा नहीं है. सीधे का सीधा उठा के पुराना 1988 का मतलब, हाँ उस समय तो आप लोग पैदा भी नहीं हो. मोस्ट ऑफ अगर पैदा हुए होते तो ये अटेम्प्ट नहीं दे रहे होते. मतलब 21 वाला मैं पैदा हो गया था इसलिए नहीं दे रहा हूं. तो a property transaction is not treated as benami transaction if owner of the property is not aware of the transaction. अब देखो ये सरकारी लॉ है, इसका मतलब कि हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट खोजने हैं. तो पहला वाला तो भाई समझ में नहीं आ रहा, तो अभी इसको छोड़ते हैं. अगला देखते हैं. प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी आर लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट. अभी ये भी मान लो समझ में नहीं आ रहा, इसको भी थोड़ा सा छोड़ते हैं. अभी भी इसमें भी डाउट है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ. तीसरा पढ़ते हैं. The act provide for 3 authorities for investigation but does not provide any appellate mechanism. ये हो गया नेगेटिव स्टेटमेंट कि भाई इस लॉ में अपील करने की कोई आजादी ही नहीं है. तो सरकारी लॉ है, हमेशा वो अपील करने की आजादी देगा. हमेशा लोगों को कम से कम जस्टिस मिलना चाहिए. जो भी अग्राइव्ड पार्टी है, देयर शुड बी अ चैनल ऑफ जस्टिस. ठीक है, अगर किसी लॉ में चैनल ऑफ जस्टिस सही तरीके से डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब कि उस लॉ का फ्लॉ है वो, यानी कि ये नेगेटिव है स्टेटमेंट. ये नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखा रहा है. तो गवर्नमेंट के लॉ, स्कीम, इनिशिएटिव, पॉलिसीज मैंने हमेशा बताया है कि पॉजिटिव कोनोटेशन में जनरली फ्रेम की जाती है. तो ये हो गया गलत. तो तीसरा वाला हो गया गलत. अब हमें बचा ए और बी ऑप्शन. ए में दिया है 1 और बी में दिया है 2. ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा भाग्य आजमा सकते हैं या कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब ये देखिए कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज बेनामी ट्रांजैक्शन इफ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन. भैया आपकी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ाएगी, आप तो कह दो हमको तो पता ही नहीं है. सीधा सा जवाब है कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे नाम पे हमारा सब कुछ आधार, पैन और
सारी चीजें का इस्तेमाल करते हुए किसी ने हमारे नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली है, या आप जब भी पकड़े जाओगे तो आप ये बहाना बना सकते हमको तो पता ही नहीं था। अभी आप लोग बनोगे अफसर, फिर बहुत सारा ये सब काम करोगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ये सारी, तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि भाई हमें पता ही नहीं था, सो यू विल बी out of the purview of the law. That's not possible. तो one will be wrong. फिर property held benami will be government will be able to confiscate that property. तो हमारा 2 option बचा, यानी कि B is our right answer. B is our right answer. ठीक है, सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। Next question is, due to some reason, if there is a huge fall in the population of species of butterflies, यानी अगर तितलियां मर जाएं या उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ड्विंडल हो जाए, तो व्हाट कुड बी द लाइकली कॉन्सिक्वेंस या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या हो सकता है? तो पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, सम प्लांट्स दिया है और यहां पे दिया कि लाइकली मतलब क्या हो सकता है, तो पहला वाला भाई सही होगा, फर्स्ट वन विल लग रहा है कि सही होगा, क्योंकि यहां पे कोई बात दावे के साथ नहीं कही जा रही है, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि पॉलिनेशन ऑफ ऑल द प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा, क्योंकि सारे प्लांट्स का जो पॉलिनेशन है वो बटरफ्लाइज के थ्रू नहीं होता है, कुछ प्लांट्स जो है खुद से सेल्फ बर्स्ट होके, कुछ प्लांट्स जो है उनके एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, कुछ प्लांट्स के जो है दूसरे और जो हनी बी है या कोई और इंसेक्ट है या कोई और फ्लाई है, मॉथ है, उनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो सारे प्लांट्स का तो दिया नहीं है, कुछ प्लांट्स का दिया, इसका मतलब कि ये सही होगा, तो फर्स्ट वन इज राइट। सेकंड पढ़ते हैं, देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स, ड्रास्टिक इंक्रीज, ठीक है। एक तो पहली बात है कि बटरफ्लाई और बीमारी का कोई तालमेल नहीं है, और दूसरी चीज है इसमें स्टेटमेंट दिया कि ड्रास्टिक इंक्रीज, बहुत अचानक से बहुत सारी बीमारियां पौधों को लगने लगेंगी, तो ये लगभग गलत हो गया। तो सेकंड वाला जब गलत हो गया, अब थर्ड वाला जरूरी है। थर्ड देख लेते हैं, इट कुड लीड, अब कंफ्यूजन है हमें ए होगा कि इसका सी होगा। थर्ड पढ़ते हैं, इट कुड लीड टू ए फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स, कुड लीड टू अ फॉल, सम स्पीसीज, हो सकता है कि कुछ मकड़ी, मॉथ, वास्प, इन सब की जो प्रजातियां हैं वो खतरे में पड़ सकती हैं, ऐसा संभावना जताई जा रही है, कोई बात दावे के साथ नहीं कही जा रही, इसका मतलब कि थर्ड सही हो सकता है। तो 1 and 3 विल बी राइट, तो आवर राइट आंसर विल बी सी, राइट आंसर विल बी सी, वेरी इजी, बड़े आराम से। हाँ, आगे चले, चल क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऊपर थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 16 नहीं होगा, ये 17 होगा, इट्स माई बैड, आई कुडंट एडिट इट। Question number 21, due to some reasons, if there is a huge fall in the population of species of butterflies, what could be the likely consequence या consequences? ठीक है, ये तो हो गया। अगला देखते हैं 22, ठीक है। It is possible to produce alga based biofuel, ठीक है, चेंज कर दिया मैंने। It is possible to produce alga-based biofuel, but what are the likely limitation of developing countries in promoting this industry? ठीक है, it is possible to produce alga-based biofuel, पर उसके क्या limitation, क्या challenges आ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्या challenges आ सकते हैं। पहला है, प्रोडक्शन ऑफ एल्गा बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन द कॉन्टिनेंट। अब देखो, एल्गा बेस्ड बायोफ्यूल एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है,
तो हम ये बात दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये समुद्र में ही पॉसिबल है, जमीन पर पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में जमीन पे भी पॉसिबल हो जाए, तो कोई बात हम दावे के साथ नहीं कह सकते, ठीक है। फ्यूचर वाली जो कोई भी टेक्नोलॉजी होगी उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया गलत, तो 1 विल बी रॉन्ग, ठीक है। फिर सेकंड, सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग एंड एल्गा बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो सही बात है कि भाई नई टेक्नोलॉजी है तो हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज की जरूरत होगी। अगर सब लोग कर सकते तो उधर अफगानिस्तान में भी बना देते वो लोग, लेकिन सबके बस की है नहीं, ठीक है। AK-47 चलाना और बायोफ्यूल बनाने में फर्क होता है, ठीक है। तो सेकंड वन विल बी राइट, कैन बी राइट। Third, economically viable production necessitates the setting up of large scale facilities which may raise ecological and social concern. ये भी हो सकता है कि भाई अगर लार्ज स्केल कोई इंडस्ट्री का सेटअप होगा, सीधी बात है, कोई भी इंडस्ट्री, सिर्फ एल्गा बेस्ड बायोफ्यूल की इंडस्ट्री नहीं, कोई भी इंडस्ट्री अगर बहुत लार्ज स्केल पे हम सेट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल, सोशल कॉस्ट तो होगा ही। कुछ लोग डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। उसका जो भी बाई प्रोडक्ट होगा या कंस्ट्रक्शन सेटिंग करने में जो भी पेड़ काटे जाएंगे उसका इकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा। ये सारे गलत असर तो पड़ते ही हैं, ठीक है। तो 2 and 3 बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। चलिए देखते हैं। द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 was passed with the view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade union. अब अगर आता है तो भाई फैक्चुअल सवाल है, सीधे कर देंगे, नहीं आता है तो भाई कुछ कर नहीं सकते, तो अभी इसको छोड़ते हैं, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। NM लोखंडे was the pioneer in organizing labor movement in British India. अब एक सोचो, किसी क्रांतिकारी के बारे में, ठीक है, या किसी देशभक्त जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था उनके बारे में दिया है, तो ये हमेशा एक अच्छी चीज है। ये बोला है कि भाई ये पायनियर थे, लेबर में मूवमेंट में काफी इन्होंने हेल्प करी थी, तो सही बात है। हर फ्रीडम जो फाइटर्स थे सबने लेबर मूवमेंट में कुछ ना कुछ किया था, चाहे पटेल हो, चाहे आप अंबेडकर को ले लीजिए, पटेल को ले लीजिए, तिलक को ले लीजिए, लाला लाजपत राय को ले लीजिए, गांधी जी को ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए। कभी आप ये कह सकते हैं ना कि नहीं 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 NM लोखंडे ये तो ऐसे ही थे, फर्जी, मतलब कुछ था नहीं उनका, उन्होंने कोई लेबर मूवमेंट को कुछ ऐसे सपोर्ट नहीं किया था, ऐसे ही थे, मतलब ऐसा तो होगा नहीं। यूपीएससी अगर किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में बात कह रही है तो हमेशा वो पॉजिटिव कोनोटेशन से ही बात करेगी, उनको नेगेटिव लाइट में तो दिखाने की कोशिश करेगी नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी राइट। तो डी हट गया, ए हट गया, अब बचा बी या सी। अब इसमें आपकी श्रद्धा है कि जनरली इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे लक की जरूरत पड़ेगी। 50-50 चांस है अब क्वेश्चन को सही करने का, ठीक है। इसमें एक चीज और बता देता हूं कि जनरली जो ब्रिटिश एक्ट पूछे जाते हैं, ब्रिटिश एक्ट जो पूछे जाते हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, तो ब्रिटिश एक्ट से संबंधित जनरली नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाया जाता है। यूपीएससी जनरली नेगेटिव कोनोटेशन में ब्रिटिश द्वारा दिए हुए इनिशिएटिव्स को, चाहे कोई भी इनिशिएटिव हो, कि ब्रिटिश की एग्रीकल्चर पॉलिसी हो तो उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट में उसको दिखाएगा। अंग्रेजों द्वारा जो भी लॉ या कानून या इनिशिएटिव, पॉलिसी, स्कीम जो भी होगी वो जनरली यूपीएससी नेगेटिव में दिखाती है, लेकिन यहां पर स्टेटमेंट क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये हो गया गलत। तो हमारा जो आंसर है बी हो गया, ठीक है। In the context of mitigating the impending global warming due to anthropogenic emission of carbon dioxide, which of the following can be the potential sites for carbon sequestration? ठीक है। In the context of mitigating the impending global warming due to anthropogenic emission,
कहां कौन कौन सी साइट में कार्बन सिक्विस्ट्रेशन हो सकता है। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन का मतलब होता है कार्बन कैप्चर, बेसिकली कार्बन कैप्चर। कार्बन को किस तरीके से कैप्चर किया जा सकता है, कैसे कार्बन को हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बेसिकली कार्बन कैप्चर, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या कार्बन की कोई भी गैसियस फॉर्म को हम कार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये कार्बन सिक्विस्ट्रेशन है। पेड़ लगाना भी कार्बन सिक्विस्ट्रेशन है। इसमें क्या होता है, पेड़ लगाते हैं तो पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी कि जो कार्बन है इस पेड़ में कार्बन कैप्चर होती जाती है। यही पेड़ जो है और मोटा और बड़ा होता जाता है, इसका मतलब है कार्बन और ज्यादा कार्बन इसके अंदर ऑर्गेनिक बायोमास के रूप में इसके अंदर इकट्ठी होती जा रही है। इसके अंदर और ज्यादा से ज्यादा कार्बन इकट्ठी होती जा रही है, तभी तो उसका मास बढ़ता जा रहा है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ है उसका शरीर पेड़ का, तो वही बढ़ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये है तो भाई कहां कहां पर कार्बन को हम कैप्चर कर सकते हैं भाई। अब कर सकते हैं तो कहीं भी कर सकते हैं, कि जहां पे कोल सीम्स है, जहां पे पहले हुआ करती थी और उनको छोड़ दिया गया है, जैसे मान लो कि जमीन है, जमीन में कोयला खदान हुआ, अब इसमें खूब सारा स्पेस बचा हुआ, तो इसमें क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जमीन से हवा से उठा के इसमें हम डाल सकते हैं, जमीन में भर के पैक कर लिया जिन्न की तरह। वैसे ही गैस रिजर्वॉयर और डिप्लीटेड ऑयल रिजर्वॉयर्स जो हुआ करते थे, जहां पे हमने बहुत सारा छेद करके बहुत सारा टनल वनल जैसा बना रखा है, उसमें भी हम चाहे तो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से खींच के उसमें जाके ठूस के भर सकते हैं, छुपा दिया बेसिकली। सबटेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन यहां पर भी कर सकते हैं। तो डी अपना, बी नहीं डी हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 मैंने कोई इसमें वो नहीं लगेगा। एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी जितना भी समय बचा है प्रीलिम से पहले, मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना, ठीक है। बहुत से लोग गलती करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना, ठीक है। बहुत से लोग हैं कि लास्ट के समय में फिर लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं, ये सब नहीं करना है। आप कितना भी लक्ष्मीकांत पढ़ लो कुछ फायदा होगा नहीं, जो पढ़ लिया है सो पढ़ लिया है, उसको अभी वापस से पूरा उतना मोटा पोथा पढ़ोगे शायद ही एक आध क्वेश्चन सही कर पाओगे। सारा कंसेप्ट के ऊपर आता है, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन, और जो फैक्चुअल पूछेगा वो पढ़ के भी याद नहीं आएगा कि भाई ऐसा था क्या, तो कोई फायदा नहीं है। अगर इतना दिन बचा हुआ है तो फोकस ऑन योर करंट अफेयर्स एंड मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपने अभी रिवाइज कर लिया है अच्छे से तो उसके चांस सही करने के बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। अब देखो, और मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे, देखो ये पढ़ा होता, जितने भी कमिटीज और कमीशंस बनाए गए थे ब्रिटिश इंडिया में, चाहे बटलर हो, चाहे पील हो, चाहे ली हो, चाहे हंटर हो, ठीक है, या जितने भी ब्रिटिश राज के एक्ट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, और उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। एक टेबल बना लेंगे, बटलर कमेटी किस लिए थी, ठीक है, हंटर कमीशन किस लिए था, ठीक है, वुड्स डिस्पैच क्यों था, उसके रिकमेंडेशंस क्या क्या थे, ठीक है, ली कमीशन कब आया, क्यों आया, ये पता होना चाहिए, फोर्ड ली कमीशन, पील कमीशन, ये सब कुछ जनरली आपको अच्छे से रटा होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जनरली लॉज, वॉइसरॉयज, लॉज हो गए, वॉइसरॉयज हो गए, कमिटीज और उसके बहुत ही मेजर हाइलाइट्स पता होने चाहिए, मेजर हाइलाइट्स, ठीक है। लॉ कौन कौन से आए, कौन कौन से वॉइसरॉय का क्या कंट्रीब्यूशन था, कमिटीज, कमीशन, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बाकी क्रांतिकारियों, इनके बारे में, फ्रीडम स्ट्रगल के वाले लोगों के बारे में आप पढ़ते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। चलो अगला देखते हैं, तीस्ता के बारे में। With reference to the Teesta, consider the following statement. The source of river Teesta is the same as that of Brahmaputra, but it flows through Sikkim. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अब यहां पे बताऊंगा कि करंट अफेयर्स पढ़ने का क्या फायदा होता है।
करंट अफेयर्स देखो, डायरेक्टली यूपीएससी के प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स, या मतलब करंट अफेयर्स नहीं, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपका थोड़ा सा लॉजिक सेटअप हो जाता है, ठीक है, लॉजिक सेटअप हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब ये क्वेश्चन आया था तो उस समय ना इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता वाटर को लेके थोड़ा इशू चल रहा था, ठीक है, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है। अभी देखो, पहला स्टेटमेंट तो चलो अभी नहीं पता चलेगा, सेकंड स्टेटमेंट भी फैक्चुअल है, नहीं पता है। थर्ड पढ़ते हैं, रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। अगर इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, ठीक है, अगर इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे ही अगर मान लीजिए कि तीस्ता रिवर ऐसे फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में फ्लो होके हो जाती, तो इस तीस्ता वाटर के डिवीजन, ठीक है, तीस्ता वाटर के वाटर शेयरिंग को लेकर इतना इशू नहीं होता। एकदम बॉर्डर पे तो फ्लो नहीं करेगी कि बॉर्डर पे फ्लो करके सीधे चली गई, या तो इंडिया से होते हुए बांग्लादेश में जाएगी, तभी तो वाटर शेयरिंग को लेकर इतना इशू हो रहा है। अगर बॉर्डर पे फ्लो कर रही होती और जाके समुद्र में मिल जाती, तब तो फिर वाटर शेयरिंग को लेकर इतना इशू नहीं होता। तो थर्ड वाला हट जाएगा। अब देखो, थर्ड वाला जैसे ही आप हटाओगे, यूपीएससी देखो यही करती है, यूपीएससी चाहती है कि आपके अंदर एक लॉजिक हो, एक कॉमन सेंस हो। यूपीएससी ये नहीं चाहती कि आपको ये सब रटा हुआ होना चाहिए कि भैया इसका सोर्स क्या है और फिर इसकी ट्रिब्यूटरी नदी का नाम क्या है, ये सारी चीजें आप रट के बैठो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में अगर एनसीईआरटी या इन सब चीजों में दिया है, कन्वेंशनल सोर्सेज में अगर वो दिया है, तो यूपीएससी पूछ लेती है डायरेक्टली। लेकिन अगर ऐसे उठा के पूछ रही यूपीएससी, अगर करंट अफेयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन पूछ रही है, तो जनरली, ठीक है, जनरली इतना फैक्चुअल नहीं पूछेगी, कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन में हिंट जरूर छुपा होता है, उस हिंट को आपको पकड़ना होता है, ठीक है। तो ये अगर लॉजिक लगाओगे तो आप देखो ऑप्शन भी इसी तरीके से सेट किया है। अगर आपने थर्ड वाले को एलिमिनेट किया तो आपका आंसर आ गया, ठीक है, बी आपका आंसर आ गया। आपको ना उसमें बहुत ज्यादा जगलिंग करने की जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। What are the advantages of implementing NAM, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम? यानी कि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, यानी कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पूछेगा। तो पहला दे रहा है कि ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी, ठीक है, चलो इसमें अभी थोड़ा सा डाउट है। सेकेंड, इट प्रोवाइड फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विथ प्राइसेस कमेंसरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, यानी कि एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है। तो डी हट गया, ए हट गया, अभी कंफ्यूजन है बी या सी में से। तो यहां पर थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं कि भैया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट अगर हम बनाने वाले हैं, ठीक है, पैन इंडिया अगर हम मार्केट बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसी के थ्रू हो सकता है ये पॉसिबल। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन होंगे सही, ठीक है, सी विल बी आवर राइट आंसर हियर। आसान था। गवर्नमेंट की स्कीम देखते ही पॉजिटिव एस्पेक्ट खोजो, पॉजिटिव एस्पेक्ट जो भी हैं वो सारे आपके सही होंगे। चलो अगला देखते हैं। With reference to National Intellectual Property Right Policy, consider the following statement. अगेन ये सरकारी इनिशिएटिव है, इसका यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव वाला लगेगा, इसके सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट खोजेंगे हम। It reiterates India's commitments to the Doha Development Agenda and TRIPS Agreement, कि इंडिया का कमिटमेंट दर्शाता है कि, और जनरली आप जानते हैं कि हिंदुस्तान हमारी एक तो डीपीएसपी आर्टिकल 50 में ही दिया है कि इंडिया शुड रिस्पेक्ट ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एवरीथिंग। तो इंडिया इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, और जो डोमेस्टिक लॉ इंडिया ने बनाया है वो इंटरनेशनल लॉ के ही हिसाब से बनाया, ऐसा स्टेटमेंट दिया है। इसका मतलब है ये एक पॉजिटिव चीज है कि हाँ ऐसा होगा, पॉजिटिव है, इसका मतलब वन सही है। सेकंड है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग आईपीआर इन इंडिया। अब ये फैक्चुअल है, ये आता है तो कर लेंगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे। फिर भी वन सही करने से हमारे, ठीक है, ए और सी बचा। अब ए या सी में से 50-50 चांस है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, आसान है, कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है, देख रहे हो घड़ियाल फिर से क्वेश्चन पूछा है घड़ियाल के बारे में।
तो क्वेश्चन नंबर 35 आप देख रहे हो, तो इसमें ना थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है, और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसको रिसर्च करना जरूरी है। ट्रिप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडिया के आईपीआर लॉज क्या हैं, ये रिसर्च कर लेना, अगले साल फिर से कुछ पूछेगा। 35 अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय द लॉ? घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एस, वाइल्ड बफेलो। ठीक है, अब ये क्या पूछा है कि भाई इस लॉ के थ्रू किस जानवर को आप नहीं मार सकते, तो ऐसा तो होगा नहीं कि बोले नहीं इस जानवर को मार सकते हैं। ठीक है, किसी भी जानवर को नहीं मारा जा सकता हिंदुस्तान में। जनरली वर्मिन, उस जानवर को मारने के लिए that animal has to be declared vermin। ठीक है, वर्मिन डिक्लेयर करने के बाद ही that animal can be selectively culling उसकी हो सकती है। ठीक है, शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 4 के जानवर को मारने की जो आजादी देगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट देता है। शेड्यूल 5 के जानवर को मारने की जो परमिशन है वो चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन है उस पर्टिकुलर स्टेट का, वाइल्ड लाइफ जो वार्डन है, वार्डन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ये परमिशन देता है। ठीक है, ये परमिशन देता है। तो ये तीनों ही जानवरों को मारने की परमिशन नहीं है। अब देखो कि ये क्वेश्चन पूछा है, फिर अभी आप देखोगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन पूछा है 2017 में, 2020 में फिर क्या पूछा है, 2020 में पूछा है शेड्यूल 6 के बारे में पूछा है कि अगर शेड्यूल 6 का में अगर कोई प्लांट है तो उसका क्या मतलब है। थीम वही है, फिर से क्वेश्चन पूछा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल कि पिछले कम से कम 8 से 9 साल के क्वेश्चन पेपर के ऊपर रिसर्च करना। रिसर्च कर लोगे 100% श्योरिटी बता रहा हूं, रिसर्च प्लस दीज लॉजिक्स एंड ट्रिक्स, 100% श्योरिटी है प्रीलिम्स क्लियर करने की। लोग गलती क्या करते हैं, आई हैव सीन, चलो इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रीलिम्स प्रिपरेशन के नाम पे बहुत सारे टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे रैंडमली इधर उधर से खरीद लिया, कुछ इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया, वो कर रहे। कुछ लोग मैं देखता हूं कि ऐप डाउनलोड कर लिया है बहुत सारे, जिसमें रैंडम क्वेश्चन आते रहते, दिन भर सॉल्व करते रहते, उनको लगता है इससे उनकी प्रिपरेशन हो रही है। भाई ऐसे तुम उस क्वेश्चन को जो रैंडम सोर्सेस से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके उस एग्जाम में आने की संभावना आप सोच रहे हो कितनी कम है। मिलियंथ टाइम हो सकता है, मिलियंथ टाइम प्रोबेबिलिटी है कि 1/मिलियंथ प्रोबेबिलिटी है कि जो क्वेश्चन आपने उस ऐप वाले जो भी आजकल बकवास चीजें चल रही होती हैं, ऐप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐप से कुछ कर रहे हो, प्रोवाइडेड अगर उस ऐप में क्वेश्चन अगर सीधे दिया हुआ कि भाई ये जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी के, या जो ये क्वेश्चंस है वो इकोनॉमिक सर्वे से बनाए हुए हैं 100 क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन बजट से बनाए हुए हैं, तब तो समझ में आता है उसकी यूटिलिटी। लेकिन रैंडमली क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐप में, आप उठते जागते घूमते फिरते नहाते धोते हर टाइम पे उस ऐप खोल लिया मोबाइल और दिन भर सॉल्व कर रहे हैं, एंड यू आर इमेजिनिंग दैट योर प्रिपरेशन इज गोइंग राइट। So that is a fatal, that's the ultimate recipe of how to fail in prelims। ठीक है, ये नहीं करना है। कॉमन चीजों को, कॉमन सेंस कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, कैसे पिछले साल के पेपर्स को रिसर्च करके हमें तैयारी करनी है, इसको करना है। आप देखा घड़ियाल क्या है, 2013 में पूछा था, थोड़ा सा घड़ियाल के बारे में पढ़ लिया होता तो सही होता। इंडियन वाइल्ड लाइफ के बारे में एक बार और पूछा है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपने देखा है कि इस साल भी पूछा है, फिर 2020 में भी पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। QCI वाज सेट अप जॉइंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री। तो देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि कभी भी गवर्नमेंट का कोई भी इनिशिएटिव होगा जिसमें वो पार्टिसिपेटरी अप्रोच या पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रही है, चाहे गवर्नमेंट विथ सिविल सोसाइटी या गवर्नमेंट विथ इंडस्ट्री या गवर्नमेंट विथ सिटीजन या एक गवर्नमेंट विथ अनदर गवर्नमेंट, इस तरीके का अगर पार्टिसिपेटरी अप्रोच की बात की जा रही है, नेटवर्क गवर्नेंस की बात की जा रही है, जिसको कहते हैं नेटवर्क गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस की बात की जा रही है, तो दैट विल बी मोस्ट ऑफ द टाइम राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होगा।
ठीक है, सरकार हमेशा ही सरकार की नीति रहती है, तो सरकार के बारे में क्वेश्चन पूछा तो पॉजिटिव एंगल में पूछेगा कि हाँ क्या इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर सरकार ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है, तो यस दैट विल बी राइट। क्या इस पर्टिकुलर स्कीम में जैसे हमने न्याय पंचायत वाला क्वेश्चन देखा था, ग्राम न्यायालय वाला, तो उसमें क्या था कि भाई उसमें लोकल एनजीओज और एक्टिविस्ट इन लोगों को शामिल किया जाएगा मीडिएशन में, तो यस ठीक है, तो फर्स्ट वन विल बी राइट। तो डी हट गया, यानी बी और डी हट गए, अब बचा ए या सी। तो चेयरमैन ऑफ क्यूसीआई इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें भी अगर आप देखोगे तो एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच की बात है कि इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री बॉडी है, वो रेकमेंड करेगी और उस रेकमेंडेशन के बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर जो है क्यूसीआई के चेयरमैन का चुनाव करेंगे। ऐसा तो दिया नहीं है कि इंडस्ट्री की जो रिकमेंडेशन होगी दैट विल बी बाइंडिंग ऑन प्राइम मिनिस्टर टू ऑब्लाइज करने की तो बात कह नहीं रहा, तो ये भी सही होगा। ठीक है, तो सी विल बी आवर राइट आंसर। चलो अगला देखते हैं। Which of the following is most likely consequence of implementing a unified payment interface? UPI। तो पहला है भाई, अब बी और सी तो सीधे हट जाएंगे। आप देखोगे बी, डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस फिजिकल करेंसी इन 2 decades, से हट गया। एफडीआई इनफ्लो विल ड्रास्टिकली इंक्रीज, यहां पे बात दावे के साथ कही जा रही, हट गया। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ subsidies डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। अब ये उतना, ये भी हो सकता है वैसे, पर ये इसका ज्यादा होगा कि भाई मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी यूपीआई की वजह से। अब देखो आज के समय में आसान है क्योंकि हम लोग सब लोग यूज करने लगे यूपीआई, लेकिन जब 2017 में क्वेश्चन पूछा था तो उतना किसी को पता नहीं था कि भाई यूपीआई क्या है, ये है वो है, क्या ये एक और तरीका है लोगों की जेब से पैसा निकलवाने का या वो, ठीक है, ये सारी चीजें थी। लेकिन आप अब सबने लगभग कर लिया है, तो नाउ इट इज अ वेरी मुंडेन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, बट दैट वाज नॉट द केस बैक देन। चलो अगला देखते हैं। आसान है क्वेश्चन देखते ही। देखो क्वेश्चन की मैं बात कह रहा हूं तो ऐसा ब्लाइंड मत हो जाना कि क्वेश्चन पूरा सही से मत पढ़ना कि भाई देख लिया क्वेश्चन, देखते अच्छा जीनोम सीक्वेंसिंग यानी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज का मतलब कि सीधे जो है हम कूद के डी मार दें, ऐसा मत करना। एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। हो सकता है यूपीएससी 2021 में थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसमें झोल या ट्वीक कर दे उस क्वेश्चन को, ठीक है, या रिसेंटली डिस्कवर्ड ऐसा डाल दे कि हैज बीन डिस्कवर्ड येट, ये ऐसा कुछ करके डाल दे, ठीक है, या अकॉर्ड जैसे अभी इस बार दिया था एआई में एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन या टेक्नोलॉजिकल लेवल ऑफ अचीवमेंट, एआई का क्वेश्चन पूछा था इस बार, तो वो नहीं करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखो अमूमन क्या होगा कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तो सारे सही होंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग से हम बीमारी के प्रति या ड्रॉट रेसिस्टेंट और बीमारी रेसिस्टेंट क्रॉप बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। इस टेक्निक के इस्तेमाल से वी कैन रिड्यूस, ठीक है, नई वेराइटीज के प्लांट्स को बनाने में जो समय लगता है दैट टाइम कैन बी रिड्यूस्ड, यस कैन बी। इट कैन बी यूज्ड फॉर टू डेसिफर द होस्ट पैथोजन एंड रिलेशनशिप इन क्रॉप, कि पौधे और उसके बीमारियों के बारे में पता चल सकता है, हाँ पता चल सकता है। तो डी हमारा जो है राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2017, ठीक है। ये थोड़ा सीक्वेंसिंग ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एनीवे, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू एडजॉर्नमेंट मोशन। क्वेश्चन आर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब देखो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। पार्लियामेंट का मतलब क्या है, सोचो, एक कॉमन सेंस यूज करो। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? टू मेक एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, अदरवाइज कोई मतलब तो है नहीं पार्लियामेंट का।
तो पार्लियामेंट, इंटायर पार्लियामेंट का कुछ भी काम, जो भी काम होता हो, चाहे एडजॉर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, चाहे नो कॉन्फिडेंस मोशन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, 0 आवर, ये आवर, वो आवर, ठीक है, क्वेश्चन आवर, हर चीज का, ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द पार्लियामेंट हैविंग द ओनली सोल एम, only one purpose, and that is to make executive responsible to the legislature. सेम ही है, एक ही है, एक ही तो मकसद है उसका, ठीक है। तो पार्लियामेंट अगर नहीं बैठ रही है, या कोरोना के नाम पे अगर पार्लियामेंट की मीटिंग्स को अगर हटाया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा है, तो इट इज इटसेल्फ अ मॉकरी, ठीक है। यानी कि एग्जीक्यूटिव चाहता नहीं है कि उससे कोई सवाल पूछे, अपने मन मर्जी कुछ भी करता रहे। एनीवे, तो सारे होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा है, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें ना ऐसे क्वेश्चन में ना ऐसे अक्कड़ बक्कड़ नहीं खेलना है, ठीक है। आता है तो ठीक है, इसमें अक्कड़ बक्कड़ नहीं खेलना है कि ये ककटिया किंगडम है, इसका मतलब काकी नाड़ा, काका का नाड़ा, ऐसा ये सब नहीं करना है, ठीक है। ककटिया से ये मिल रहा है, ये सब वो नहीं करना है, ना भगवान का नाम लेना है, ना अपने माता पिता का नाम और आशीर्वाद, ये सब कर्म, ये सब डेस्टिनी कर्म और ये सब याद नहीं करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के साथ एक ही है, आता है तो करना ही करना है, नहीं आता है तो सीधे छोड़ना है, कुछ भी अक्कड़ बक्कड़ नहीं करना है, ठीक है। चलो, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का ये क्वेश्चन है। तो जनरली आप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें एकदम ही बहुत ही सटीक कोई वो है, तुक्का है, इसमें सटीक तुक्का नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा देख सकते हैं कि भाई वर्ल्ड बैंक को छोड़ के, अब ग्लोबल शब्द दिया है तो वर्ल्ड बैंक को छोड़ के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जनरली वो ग्लोबल नहीं है। एशियान साउथ ईस्ट एशिया में काम करता है, ठीक है। OECD जो है यूरोपियन कंट्रीज का है। UNCTAD जनरली गरीब और इन सब लोगों के बारे में देखता है। तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को भी पूरा पढ़ोगे कि भाई वर्ल्ड बैंक ने इसकी शुरुआत की है, जिसके माध्यम से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम प्राइवेट सेक्टर को और इन्वेस्टर्स के कैपिटल को मोबिलाइज कर सकें, ताकि ये कर सकें और ये सब चीजें हो सके, ठीक है। तो बेसिकली इसको अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, कि भाई इसमें तो ये लगभग मोटा मोटा सही लगेगा कि इसमें पार्टनरशिप की बात की जा रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जा रही है, फंड के मोबिलाइजेशन की बात की जा रही है। इस ओवरऑल स्टेटमेंट की अगर भाषा को, लैंग्वेज को पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे तो काफी कुछ याद आ जाएगा, मतलब काफी कुछ चीज क्लियर हो जाएगी। इसमें किसी बात को दावे के साथ नहीं कहा जा रहा, ठीक है। लैंग्वेज को पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो, एंड डेफिनेटली यू विल कम आउट विथ राइट आंसर, राइट चॉइस ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये चीज है। With reference to the role of UN Habitat in United Nations program working towards a better urban future, which of the statement is are correct? UN Habitat, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। UN Habitat, बहुत ध्यान से, UN Habitat has been mandated by the United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities to provide adequate shelter for all, ठीक है। अब देखो इस चीज को कितने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कोई बात कही गई है कि हम एक सस्टेनेबल सिटी, जैसे मैंने बताया था किसी भी स्टेटमेंट में डेमोक्रेसी, सस्टेनेबल वर्ल्ड, पार्टिसिपेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन, जेंडर एम्पावरमेंट, ठीक है, पुअर बेनिफिट फॉर द मार्जिनलाइज एंड पुअर सेक्शन, ऐसे टाइप की अगर बड़ी बड़ी बातें, सोशल जस्टिस, ठीक है, इन्वायरमेंटल जस्टिस, इकोलॉजिकल कंसर्न, एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल लाइफस्टाइल,
इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ऐसे टाइप के वर्ड्स अगर स्टेटमेंट में दिए हो तो वो अमूमन सही होते। तो इसमें आप देखोगे कि जनरल असेंबली से मिला है ताकि हम सोशली और इन्वायरमेंट फ्रेंडली शहरों का निर्माण कर सकें और हर गरीब, शोषित, वंचित गरीब आदमी को शेल्टर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ORN में भी, ठीक है, 5/7 के रूम का आपको 25,000 महीना ना देना पड़े। ठीक है, एनीवेज, खैर दैट वाज द केस प्री कोविड, अभी तो मामला टाइट है उधर लैंडलॉर्ड्स का। फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी राइट। सेकंड, द पार्टनर्स आर ईदर गवर्नमेंट और लोकल अर्बन बॉडी अथॉरिटीज ओनली, सिर्फ यही हो सकते हैं और कोई पार्टनर बन ही नहीं सकता, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है तो ये गलत होगा। Third, UN Habitat contributes to the overall objective of United Nations system to reduce poverty and promote access to safe drinking water and basic amenities या basic sanitation। सही बात है कि गरीबी दूर करने के लिए काम करेगी, लोगों को साफ पानी देगा, बेसिक सैनिटेशन, साफ सफाई के लिए काम करेगा। तो 1 and 3 विल बी राइट, तो B विल बी आवर राइट आंसर। सेकंड हट जाएगा, सेकंड हटाते ही B और D बचेगा। B और D में अगर आप देखोगे तो B आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, आगे चलें। चलो, with reference to नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, अब सरकारी इनिशिएटिव है तो यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी? पॉजिटिव वाली। अच्छा, सरकार के स्कीम के बारे में अच्छी बात। तो अंडर NSQF लर्नर कैन एक्वायर द सर्टिफिकेशन फॉर कॉम्पिटेंसी ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग, तो ये गलत है। सिर्फ फॉर्मल लर्निंग को ही वो करेंगे, इनफॉर्मल है कि भाई इनफॉर्मल लर्निंग और फॉर्मल लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है कि आप कहीं पे जाके ट्रेनिंग ले, ठीक है, कि आप किसी IIT में जाके आप ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियर बने। लेकिन ये यहाँ पर है कि इंडिया में दूसरा सिस्टम चलता है, शाहरुख भाई सलमान भाई के यहाँ पे काम करते हैं मान लो, ठीक है, वहाँ पे पंचर वंचर साटते हैं, फिर कई सालों तक बचपन से ही शाहरुख भाई सलमान भाई के यहाँ पे, सलमान उस्ताद के यहाँ पे काम करते करते पहले पंचर साटते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे टायर लगाना सीखा, फिर टायर लगा के सीखते सीखते फिर उसके बाद मोटरसाइकिल ठीक करने लगे, फिर उसकी सर्विसिंग करने लगे और सारी चीज़ें सब कुछ, ग्रीसिंग, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सारी चीज़ें चेंज करते गए, फिर आगे फिर वो कार बार सही करने लगे। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल लर्निंग है जो गुरु शिष्य परंपरा से इंडिया में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है कि कहीं पे लग गए किसी के साथ, ठीक है, किसी के साथ लग गए और उनके साथ, गुरु के साथ सीखते सीखते आगे बढ़ गए। डेट इज इनफॉर्मल लर्निंग, जहां पे कोई ऐसे कॉलेज नहीं होता है, जहां पे कोई डिग्री नहीं होती। तो ये जो हमेशा से एक अच्छी चीज है, इनफॉर्मल लर्निंग को भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो अगर सिर्फ फॉर्मल लर्निंग को ही रिकॉग्निशन देंगे तो दिस इज समथिंग विच इज नेगेटिव, तो ये हो गया गलत। Second, an outcome expected from implementation of NSQF is the mobility between vocational and general education, कि शिक्षा और काम, खाओ और नहीं, खेलो नहीं, earn while you learn या learning and earning साथ में चले, ये एक पॉजिटिव चीज है। गांधी जी ने भी वर्धा सिस्टम ऑफ एजुकेशन में इसी की बात कही थी। तो पहला हो गया नेगेटिव, दूसरा हो गया पॉजिटिव, तो 2 विल बी आवर राइट आंसर, B विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, आसान है, बिना ना आते हुए भी कर लिया। ठीक है, चलो, घड़ियाल के बारे में फिर से सवाल आ गया, 2013 में आया था घड़ियाल के बारे में, फिर से आ गया। हिंदुस्तान में कहां पाया जाता है? तो भितरकनिका, मैंग्रोव, चंबल रिवर, पुलिकट, ये अब देखो यहां पे नहीं पाया जाता, यहां पे मगरमच्छ रहता है। मगरमच्छ और घड़ियाल में फर्क पता होना चाहिए। भितरकनिका के बारे में भी 2013 या 14 में पूछा है सवाल, फिर से आ गया भितरकनिका, तो ये तो होगा नहीं, चंबल रिवर में होगा। ठीक है, चंबल रिवर में घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल बहुत सारे लोगों ने भितरकनिका कर दिया था क्योंकि बहुत सारे लोगों को घड़ियाल और मगरमच्छ के बीच में फर्क नहीं पता। ठीक है, तो ये है। इस साल दीपोर बिल इंपॉर्टेंट है, पुलिकट लेक के बारे में पढ़ लेना। देखो जितने भी वाटर बॉडीज हैं इंडिया में, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे केवलादेव
हो, चाहे लोकतक लेक हो, दीपोर बील हो, ठीक है, चाहे वेम्बनाड लेक हो, पुलिकट लेक हो, चिल्का लेक हो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा सबके बारे में 4-4, 5-5 फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, तो इस पे नोट्स बना लेना। अब सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा है। नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसका एम, मकसद क्या है, ठीक है, इसका एम और मकसद क्या है। तो पहला, एक्सपैंडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन, ये इसका मकसद नहीं है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का ये भी मकसद नहीं है कि उस हेल्थ कार्ड के बेसिस पे आपको कोई लोन दे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना कि बैंक उसके बेसिस पे लोन देगा। दैट इज नॉट पॉसिबल कि आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता के ऊपर आपको लोन मिलेगा, क्योंकि मान लो कि आपको अगर ये पता है कि जो बैंक है आपको लोन आपके मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के ऊपर देगा, और ये कैसे पॉसिबल है कि भाई आप अपने मिट्टी का सैंपल लेकर जाओगे, बैंक मैनेजर को दिखाओगे, बैंक मैनेजर उसकी टेस्टिंग करेगा, सॉइल हेल्थ कार्ड देखेगा, फिर उसके बेसिस पे आपको लोन देगा। तो दैट इज नॉट दिस, क्योंकि फिर बहुत फर्जीवाड़ा शुरू हो जाएगा। आप अपनी मिट्टी अपने खेत की निकालोगे या किसी और की खेत की, उसमें थोड़ा बहुत खाद वाद मिलाओगे और उसकी फर्टिलिटी दिखाओगे कि ये और फर्टाइल है, और फिर वो जाके बैंक मैनेजर को दिखाओगे, बैंक मैनेजर देखेगा अरे बहुत तगड़ी जमीन है ये, तो इसमें तो मतलब भयंकर उपजाऊ होगी, तो और ज़्यादा लोन नहीं देगा, तो इसमें फर्जीवाड़े की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये गलत हो गया। थर्ड वन इज द बेसिक एम ऑफ दिस स्कीम, ताकि हम फर्टिलाइजर के ओवर यूटिलाइजेशन को हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की, ठीक है, ओएलईडी डिस्प्ले के क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस पूछा है तो तीनों ही एडवांटेजेस होंगे, जैसा मैंने बताया फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो ऑल द 3 ऑप्शंस विल बी राइट, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। एनपीसीआई एक सरकारी संस्था है और ये इसकी मदद से फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, जिसको वित्तीय क्या बोलते हैं हिंदी में कुछ बोलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, वो बढ़ेगी देश में, ठीक है। एक सरकारी संस्था यानी कि पॉजिटिव ही उसका रोल जो है, सरकारी इंस्टीट्यूट है, सरकारी एजेंसी है, तो उसका जो रोल है दैट विल बी पॉजिटिव, तो स्टेटमेंट सही होगा। इसका मतलब ये दोनों हट जाएंगे, बी और डी। अब बचा ए या सी। एनपीसीआई हैज लॉन्च रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम। अब ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई इसने लॉन्च किया है या किसी और ने लॉन्च किया है, या कि मतलब क्या है, ठीक है, दैट यू शुड नो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर इसका दोनों आंसर होगा, सी विल बी राइट आंसर, ठीक है, बट at least through some logic we were able to reach to the from 25% probability to 50% probability. Rest depends on some common sense and some our own learning और hard work. उसके लिए भी कुछ छोड़ दें, इतना पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है, मैगजीन पढ़ते हैं इतनी साल 2-2 साल 5-5 साल की, तो कुछ तो उसका भी आउटकम निकलना चाहिए। दैट शुड नॉट बी अ कंप्लीटली प्रूवन फ्यूटाइल एक्सरसाइज। एनीवेज, जीएसटी के बारे में पूछा है कि जीएसटी आने से क्या होगा, मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस पूछा है। तो देखो दो चीजें जो कि ड्रास्टिकली, पहला पढ़ते हैं, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड डज हेल्प इन क्रिएटिंग सिंगल मार्केट इन इंडिया। तो जीएसटी क्या है, एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट वन विल बी राइट। ये कह रहा है कि भाई मल्टीपल जो टैक्सेस होते हैं उसको हटा के हम सिंगल टैक्सेशन लाएंगे ताकि हम देश की इकोनॉमी को एक बना सकें, ठीक है, सिंगल मार्केट बना सकें, तो दैट कैन बी राइट। Second, it will drastically reduce current account deficit (CAD) of India and will enable it to increase foreign exchange reserves. Drastically reduce कि CAD, ठीक है,
कैड तुरंत भयंकर खत्म हो जाए। देखो इसमें क्वेश्चन है कि मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस, मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस क्या होंगे? कैड घट सकता है, देश की इकोनॉमी बूम करेगी अगर सिंगल टैक्सेशन होगा तो कैड घट सकता है, लेकिन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा ये नहीं कह सकते। और प्लस ये मोस्ट लाइकली एडवांटेज होगा इसका जीएसटी का, ये भी सही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया गलत। इसमें बात दावे के साथ कही जा रही है, ड्रास्टिकली रिड्यूस। फिर इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज ग्रोथ ऑन साइज ऑफ इंडिया एंड कुछ ही सालों में हम चाइना को पछाड़ देंगे, बुलेट का जवाब वॉलेट से दे देंगे, ऐसा टाइप का। तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट हट जाएंगे एंड ए विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई अगर किसी के ऊपर इंटरनेट का अटैक होता है, ठीक है, तो किन किन इंस्टीट्यूट्स, इनमें से किन किन प्लेयर्स को रिपोर्ट करना जरूरी है कि भाई उनके ऊपर साइबर हमला हुआ है। तो पहला तो हो गया सर्विस प्रोवाइडर, चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो, उसको रिपोर्ट करना ही है। फिर जितने डेटा सेंटर्स हैं उनको करना ही है, जहां जहां पर डेटा स्टोर होता है उनको भी रिपोर्ट करना है, सर्टिन को या जो भी है। बॉडी कॉर्पोरेट्स को भी करना पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं और इतनी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां इतने बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स भी देख रही हैं, अगर उनके ऊपर साइबर हमला होगा तो दैट दे आर ऑल्सो मैंडेटेड टू रिपोर्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर लॉजिक कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो ये जान सकते हैं भाई किसी भी संस्था के ऊपर साइबर हमला होना कोई मजाक की बात नहीं है। तो दैट विल बी अ सीरियस थिंग एंड ऑल द गिवन players have to report such security lapses। ठीक है, such security lapses। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी, मैंने बताया था बहुत ही आसान है। मैंने बताया था कि देखो एब्सोल्यूट नंबर के पिछले 5 साल या 10 सालों में एक लगातार बढ़ने या घटने की संभावना होती है, लेकिन यहां पर परसेंटेज या रेशियो पॉसिबल नहीं है कि टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, कि टोटल जीडीपी का परसेंटेज अगर हम टैक्स रेवेन्यू निकालें पिछले 10 सालों में बढ़ा है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होता कि टोटल टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, टोटल टैक्स रेवेन्यू इन इंडिया हैज इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड, इन एब्सोल्यूट नंबर में हम बात करें कि भाई पहले 10 लाख करोड़ होता था, अभी हो सकता है 20 लाख करोड़ 10 सालों में, तो दैट इज पॉसिबल। एब्सोल्यूट नंबर के बढ़ने की संभावना ज्यादा होती, ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर्स के बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। पर एब्सोल्यूट या रेशियो या परसेंटेज उसके एक साथ पिछले 10 सालों में लगातार वो बढ़े या घटे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सेकंड देखते हैं, फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तो डी विल बी अ राइट आंसर। यहां पर भी परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्यूट नंबर्स में इंक्रीज और डिक्रीज। Out of the following statement, last question for today, out of the following statements, choose one that brings out the principle underlying cabinet form of government। cabinet form of government का मतलब क्या होता है? A है, it is an arrangement for minimizing the criticism against the government whose responsibilities are complex and hard to carry out to the satisfaction of all। ये भी करते भाई। cabinet form of government का मतलब क्या है? cabinet form of government इसलिए लाया गया है, ठीक है, cabinet form of government is also called responsible form of government, where power is diffused among the cabinet, it does not get concentrated in theoretically it is not concentrated in only one single person, ठीक है, theoretically it is not possible,
इट इज डिफ्यूज्ड, दैट पावर इज डिफ्यूज्ड अमंग द कैबिनेट स्ट्रक्चर, ऐसा बोला गया, दैट इज द फ्रेज विच वी यूज। अगर ये नहीं भी पता है तो फिर भी अगर भाषा समझोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने बोला था कि किसी भी स्टेटमेंट में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये सब दिया हुआ है तो वो स्टेटमेंट सही होगा जनरली। पहला स्टेटमेंट देखो तो गलत लगेगा। अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार के कामकाज को तेज करने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। काम तेज कब होता है? जब एक सिंगल आदमी सारे फैसले लेता है। अगर 5-6 लोग मिलकर सोच समझ के फैसले लेंगे तो 4 घंटे में तो भाई लॉकडाउन और 4 घंटे में डिमोनेटाइजेशन ये सब तो होगा नहीं। एक ही आदमी कुछ भी सोच अगर लेगा अपने हिसाब से, मतलब जो भी है उसको लगता है कि ही कैन थिंक, तो दैट इज पॉसिबल। लेकिन 4-5 लोग अगर समझदार लोग बैठ के सोच समझ के डिस्कस करके अगर फैसले लेंगे तो एक्चुअली द स्पीड ऑफ डिसीजन विल गेट स्लो, बट एटलीस्ट विल गेट द राइट डिसीजन, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है। a device for strengthening the hands of the head of the government, ठीक है, कट तो नहीं रहा। It is let me put it down. It is a device for strengthening the hands of the head of the government whose hold over the people in the state of decline. ये भी एक डिक्टेटोरियल टाइप का कुछ बात कही जा रही है, तो that is also not right. तो C will be our right answer. ठीक है, तो ये है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जितना लंबा स्टेटमेंट होगा, जितना ज्यादा लिटरेचर लिखा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा लिटरेचर लिखा होगा उतना ज्यादा उस के सही होने की जो संभावना है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आज खत्म हो गया। एक और चीज बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक बना दे दूंगा। किसका लिंक? प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, ताकि आप 13 से लेके 20 तक लगातार उसमें देखते जाएं। तो जैसे जैसे लेक्चर में अपलोड करता जाऊंगा उस प्लेलिस्ट में हम लोग लेक्चर्स को ऐड करते जाएंगे। अभी हमने 13 से लेके लगभग आज का मिला के 17 तक कर लिया है। 13, 14, 15, 16, 17, 5 साल का कर लिया है। अभी 18, 19 और 20 3 और रहते हैं। तो कोशिश करूंगा, आज है टुडे इज फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, कोशिश करूंगा कि सैटरडे को हो जाए। अगर सैटरडे को नहीं होगा तो संडे तक मैं इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, संडे तक खत्म कर दूंगा। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का जो रिसर्च नोट्स जिसको कहते हैं, आर नोट्स बना लेना, या हम बना के देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आप सबको दे सकें, या कोशिश करेंगे कि वी कैन हैव सम काइंड ऑफ वेरी नॉमिनल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ताकि फालतू लोगों के पास वो नोट्स ना जाए, जो लोग सिंसियर हैं वही जाएं। तो कुछ बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन फी पे विल ट्राई टू मैनेज दोज नोट्स, बिकॉज डेफिनेटली इट विल रिक्वायर रिसोर्सेज टू रिसर्च ऑन दोज नोट्स, तो उनका भी देखना होता है। एंड यही सब तो देख लेंगे, दैट विल वर्क आउट एंड विल श्योरली विल लेट यू नो बाय संडे कि क्या है हमारे पास और क्या दे सकते हैं, हाउ वी कैन हेल्प यू आउट इन दिस। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।